हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। अपने को लॉजिक सर्किट के लिए ट्रूथ टेबल बतानी है। तो ये ए है, तो ये नॉट गेट से ये ए बार हो जाएगा, ये ठीक है बी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, नॉट लगा हुआ है तो होल बार हो जाएगा। और डी मॉर्गन्स लगा देंगे, ए बार बार डॉट बी बार बार, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। मतलब ये एंड गेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एंड गेट के लिए अगर हम देखें तो ए बी और वाई, वाई इज नथिंग बट ए डॉट बी, तो 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1, तो ये ट्रूथ टेबल मैच कर लेते हैं। ये रही 3 जीरो और 1 1, 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अपने को लॉजिक परिपथ के लिए सत्य सारणी बनानी थी और हमने बनाई आपके सामने, देखो। ठीक है, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 8 है, एक वायर है जिसकी लेंथ 8 है, एक तार है जिसकी लंबाई 8 है ना। ठीक है, एवं प्रतिरोध आत वाले एक चालक तार को, है ना, क्या बोला है, कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एंड रेजिस्टेंस आर इज वाउंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। इससे एक स्क्वायर बना रहा है जिसकी साइड क्या है ए। इससे अपने को इस आकार में मोड़ना है, किसके, है ना, भुजा वर्ग, जिसकी भुजा कितनी हो ए। तो ए भुजा के वर्ग में मोड़ेंगे तो उसका जो पेरीमीटर होगा, इसकी जो लंबाई होगी पूरी की, तो ये कितनी हो जाएगी, ए और ए। तो एक बार में कितना यूज़ हो गया, 4 ए यूज़ हो गया। फिर टोटल तो 8 है, मतलब इसके कितने लूप बन जाएंगे, 2 लूप बन जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 2। फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। कैसे 2 हो गई, 8 है ना, 4 ए एक बार में यूज़ हो गया, फिर 4 ए एक बार में यूज़ हो गया, टोटल तार की लंबाई 8 ए यूज़ हो गई। कितने, 2 फेरे बना लिए इसने, 2 टर्न्स बना लिए। ठीक है, इफ द करंट इन द कॉइल इज आई, करंट इन द कॉइल इज आई, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अपने को है ना, धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एन आई ए एरिया हो जाएगा। तो 2 आई और एरिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अ सेमी सर्कुलर वायर लूप कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर करंट है इसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। अर्धवृत्ताकार लूप है जिसके अंदर धारा 2 एम्पियर है, एक्स वाई तल में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है अपने को, तो अपने को मैग्नेटिक फोर्स निकालना। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है करंट कैरिंग वायर पे होता है आई, करंट आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एल वेक्टर होगा वो ये वेक्टर होगा, जो कि हमने देखा था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, सारे डीएल टुकड़े ऐसे हो जाएंगे सेम ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एल वेक्टर हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो जाएगा और डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप। ये आपका एल वेक्टर हो गया। तो अपन यहाँ पर पहले तो एल क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो एल क्रॉस बी निकालने के लिए मैं लिख दूंगा आई कैप जे कैप के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो एल कितना 4 0 0 और बी वेक्टर है कितना आपका 5 3 -4। तो एल क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो आई 0 -0 हो जाएगा, माइनस जे -16 -0 हो जाएगा, प्लस के 12 -0 हो जाएगा। तो एल क्रॉस बी जो आ जाएगा 16 जे कैप प्लस 12 के कैप। ठीक है, ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स निकालता हूँ मैं। तो उसमें करंट की वैल्यू दे रखी 2 एम्पियर, 2 का गुणा करेंगे, एल क्रॉस भी रखेंगे। अब इस एल क्रॉस बी में हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 4 कॉमन। तो ये हो जाएगा 4 जे कैप और ये हो जाएगा 3 के कैप। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते तो ये तो 8 है, रूट ओवर ऑफ 16 + 9, ये 5 हो जाएगा, 5 और 8 40 हो जाएगा। तो योर आंसर इज 4 न्यूटन। अपन ने चुंबकीय बल का सूत्र लगा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, वैल्यू यहाँ पुट कर दी और परिमाण निकाल लिया, आंसर आ गया बेटे, है ना। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी लगा देते हैं, 40 न्यूटन इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 bodies of equal masses are suspended separately from 2 springs having constant। 2 स्प्रिंग्स है और m मास की बॉडी को अपन ने सस्पेंड कर दिया दोनों से। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2, दे एक्सिक्यूटिंग एसएचएम सच दैट देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशंस आर इक्वल। दो समान द्रव्यमान वाली वस्तु अलग अलग स्प्रिंग से लटका दी अपन ने। ठीक है, जिनके स्प्रिंग नियतांक K1 और K2 है, वे सरल आवर्त गति कर रहे हैं, उनके अधिकतम त्वरण
मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, के बाई एम, ठीक। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया के बाई एम, ठीक है। तो आपको पता है ये सेम है, ठीक है। और उनने बोल दिया कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये भी क्या बोल दिया, सेम है। तो क्या हम यहाँ पे बोलते हैं के इंटू ए इज इक्वल टू वॉट, कॉन्स्टेंट नियतांक है ये, यानी कि अपने को निकालना ए वन बाई ए टू। तो हम बोलेंगे ए इन्वर्सली रिलेशन विथ ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ व्युत्क्रमानुपाती है के। तो हमको निकालना ए वन बाई ए टू, तो आपका आंसर आ जाएगा के टू बाई के वन। अधिकतम त्वरण का सूत्र है ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर होता है के बाई एम। यहाँ पुट कर दिया, मास सेम है, ये सेम है, ये दोनों समान है। तो के इंटू ए नियतांक हो गया, ए व्युत्क्रमानुपाती हो गया, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ए वन बाई ए टू के टू बाई के वन। तो ये आपका आंसर आ गया। इन द गिवन फिगर पीवी ग्राफ दिया हुआ है आइडियल गैस का थ्रू अ सेमी सर्कुलर प्रोसेस एबीसी। दिए गए चित्र में एक आदर्श गैस का, ठीक है, पीवी ग्राफ दर्शाया गया जिसमें एबीसी अर्धवृत्ताकार प्रक्रिया से गुजारा गया है। तब हमको बताना है ये जो एबी प्रोसेस है क्या है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है पीवी के अंदर। कैसा ग्राफ होता है पीवी के अंदर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये वैसा ग्राफ नहीं है, तो कोई आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। अब हीट रिलीज हो रही है एबीसी में, या तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, फर्स्ट लॉ। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि समतापी प्रक्रम नहीं है ये एबीसी, ठीक है, गलत हो गया। दूसरा देख रहे हैं ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है या फिर क्या हो रहा है, तो देखते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम लगा, थर्मोगतिकी का, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा W प्लस डेल्टा U, ठीक है। अब जब हीट रिलीज होती है तो नेगेटिव होती है, हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव होता है, और हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव होता है। ये कन्वेंशन है हमारा। तो देखते हैं यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो हम देखते हैं वर्क डन। तो बी से ए से बी जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन है, तो है ना, ए से बी के अंदर अपन देखें, ए से बी के अंदर ये वाला एरिया आ रहा है, ये नेगेटिव वर्क है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। और बी से सी ये वाला ग्राफ है, ये वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो नेगेटिव वाला जो वर्क डन है उसका एरिया ज़्यादा है, पॉजिटिव वाले का एरिया कम है। तो दोनों को जोड़ने पे नेगेटिव बड़ा है, पॉजिटिव छोटा है, तो नेगेटिव आएगा जोड़ने पर। तो वर्क डन तो नेगेटिव हो गया, आप समझ रहे हैं। ये एरिया ज़्यादा है नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला एरिया का मैग्नीट्यूड कम है, ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है। तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल -10 प्लस 4, तो ये -6 आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया वर्क। अब अपन पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी को देखते हैं। इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर देखते हैं तो आप देखें पूरी प्रोसेस के अंदर ए और सी पर वॉल्यूम तो सेम है, तो पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। तो ए और सी पे वॉल्यूम तो सेम है, ये भी कांस्टेंट ही है, लेकिन प्रेशर ए से सी में आने पे घट रहा है, तो आपका टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इंटरनल एनर्जी होता है म्यू सी वी डेल्टा यू। अगर बात करूँ तो इट इज़ म्यू सी वी डी टी, है ना। डेल्टा यू होता है म्यू सी वी डी टी या डेल्टा टी। चूँकि प्रेशर घट रहा है, टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा टी नेगेटिव रहेगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटी जुड़ के ये भी क्या बन जाएगी, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव तो हम बोलेंगे नेगेटिव मतलब रिलीज हो रही है एनर्जी, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आंसर सही हो रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही क्योंकि क्यू नेगेटिव है। क्यू अगर पॉजिटिव होता तो सिस्टम में एनर्जी आती है, ठीक है, सिस्टम से एनर्जी जा रही है, तो नेगेटिव हो गया। वर्क डन एबीसी में 0 है, एबीसी में वर्क डन 0 नहीं है। ये दोनों बराबर होते तो 0 होता, ये दोनों बराबर नहीं है, ये ज़्यादा है, कम है, और नेगेटिव है, नेगेटिव वाला ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में, तो ये तो गलत हो गया, है ना, ये तो गलत हो गया, कार्य शून्य नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है बीसी प्रोसेस। बीसी प्रोसेस एक प्रकार की कौन सी एक्सपांशन है, एक्सपांशन में वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। बीसी प्रोसेस एक प्रकार का, है ना, एक्सपांशन हो रहा है, प्रसारित हो रही है, ठीक है ना, प्रसरण हो रही गैस, ठीक है। तो ऋणात्मक कार्य नहीं होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर आ गया सेकंड। सोलर सेल कन्वर्ट्स, आपने दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 2। तो सोलर सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। दुनिया जानती सोलर सेल, है ना, धूप
यानी कि सूर्य से ऊर्जा लेता, मतलब लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता, ना कि इलेक्ट्रिकल को लाइट में, तो गलत हो गया ये। सोलर सेल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये गलत हो गया, उल्टा हो गया ये। एलईडी इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, तो गलत हो गया ये, फॉरवर्ड बायस होता है एलईडी, ठीक है। तो पश्च अभिनीति नहीं होता, ये फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द वाइब्रेशन ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप, ये है बंद ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो इसमें सही क्या है वो बताना है। तो ये बोल रहा है इवन हार्मोनिक्स विल बी जनरेटेड, गलत। यहाँ पर इवन हार्मोनिक्स तो क्या रहते हैं, मिसिंग रहते हैं, ठीक है। केवल सम सन्नादी तो नहीं, मिलते ही नहीं है। ऑड हार्मोनिक्स विल बी जनरेटेड, ये बात सही है, विषम सन्नादी यहाँ पे उत्पन्न होती है, सारे हार्मोनिक मिलते नहीं, तो ये भी गलत हो गया। प्रेशर चेंज, ये आपका क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है। जो ओपन एंड है, ओपन एंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ओपन एंड, जो खुला सिरा है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड दिख रहा है आपको, दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, तो प्रेशर चेंज का यहाँ पे नोड रहेगा, मतलब प्रेशर चेंज यहाँ पे मिनिमम रहेगा। और ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम, तो गलत हो गया ये भी। अधिकतम रहेगा तो गलत हो गया ये भी, न्यूनतम रहेगा प्रेशर चेंज। दो सेल दिए हुए हैं 8 वोल्ट और 4 वोल्ट के, इस सर्किट डायग्राम में दिए, आपको ए और बी, वी ए माइनस वी बी निकालना है, ठीक है। वी ए माइनस वी बी निकालना है आपको, ठीक है। तो इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट सेल बना लेता हूं। तो इक्विवेलेंट सेल कैसे बनाएंगे, ई नेट इज इक्वल टू E1 बाई R1, तो 8/2, ये अपोजिट है इसके, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे, 4/2, आपको पता है जो बड़ा रहता है उसको प्लस लिखते हैं, 8/2 4 है, 4/2 2 है, छोटा है तो इसको प्लस, इसको माइनस, डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये तो 1 हो गया। 4 में से 2 गई 6 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 2 वोल्ट, ये 4 में से 2 गई, है ना, 2 वोल्ट, ये तो 1 हो गया, ठीक है। ई नेट आ गया, अब हम आर नेट निकाल लेंगे। आर नेट क्या होता है, 1/1/R1 प्लस 1/R2, तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को हटा के मैं एक इक्विवेलेंट सेल बना लेता हूँ। ये बड़ा था तो इधर अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल रखा, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना लेंगे, ये 2 ओम लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया कितना आपका 2 वोल्ट। तो इसमें जो करंट होएगा, ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, है ना, इनपुट, है ना। तो करंट जो हो जाएगा I इज इक्वल टू 2/3 ओम, 2/3, तो ये 2/3 एम्पियर हो जाएगा करंट। तो वी ए माइनस वी बी अगर निकालेंगे तो ये ए, तो ये भी है, ये भी, तो ये भी, तो वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा वो I इंटू आर हो जाएगा। तो ये आर कितना है यहाँ पर 2, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2, तो 2/3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4/3 आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी 4/3 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, है ना, ऑफ अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, है ना, फॉलिंग इज बेस्ट गिवन बाय, ठीक है ना। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम बढ़ेंगे तो फोटो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पर यूनिट टाइम बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम बढ़ेंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ाओगे यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम जो इंसिडेंट होंगे उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी बढ़ जाएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, जो फोटोन्स गिरेंगे, है ना, एकांक समय में गिरने वाले फोटोन्स की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगी एकांक समय में, है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा, ठीक है ना। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट ए स्पीड ऑफ 20√3 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, रेंज बतानी है, परास बतानी है 30 डिग्री, ये वेग दिया हुआ है, ठीक है। तो परास का सूत्र है यहाँ पर, रेंज का फॉर्मूला है sin 2 θ/g, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, है ना, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। sin 2 θ 60 डिग्री हो गया, √3/2 बाई जी कितना हो गया 10, ये से कैंसिल कर दिया, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 20, 60 √3 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है अपने को, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालनी है ना, त्वरित किए गए एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, 12.27 अपॉन एक्सेलरेटिंग रूट ओवर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड इट इज एन एंगस्ट्रॉम, 12.27 अपॉन √100 इज 10, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर यहाँ पर समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुनी करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो कितना, पहले सी नॉट है तो सी नॉट बाई 2 हो जाएगा, और डायलेक्ट्रिक डाल दिया उसके अंदर, कंप्लीटली फिल कर दिया, तो यहाँ पर के हो जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो पहले आधा था उसका 4 गुना हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 गुना। मैं करके दिखा देता हूँ अच्छे से। ठीक है। जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट 4/d/2, तो सी डे सी इज इक्वल टू, ठीक है, सी डे सी इज इक्वल टू, नहीं डिस्टेंस को 2 गुनी करिए, डिस्टेंस को 2 गुनी करिए, मैंने d/2 लिख दिया, डिस्टेंस को 2 गुनी करिए। ठीक है, तो सी डे सी इज इक्वल टू 2a एप्सिलॉन नॉट डी, और ये आपका सी नॉट है, तो आंसर इज 2 सी नॉट। फिर से देखो यहाँ पर क्या बोला है, आपका फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट k/d, डिस्टेंस डबल है 2d है, एंड डायलेक्ट्रिक कंप्लीटली फील्ड है, तो कितना हो गया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 हो गया, 4 से 2 कट गया, 2 टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट डी, जो इनिशियल था वो उसको बोले सी नॉट, तो फिर आंसर इज 2 सी नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ सर्कल, कोई बॉडी अगर एक सर्कल में यूनिफॉर्मली चल रही है, ठीक है, एक समान रूप से गतिशील है, तो उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि उसके अंदर ये वेक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। कोणीय त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वह एक समान रूप से चल रही है, यूनिफॉर्मली चल रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसमें ओमेगा का ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी, तो वहाँ पे अल्फा भी 0 रहेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा, ये तो डायमेंशनलेस है कॉस थीटा, तो है ना। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता, ILB साइन थीटा डायमेंशनलेस है, ये होता है न्यूटन, ये एम्पियर, ये मीटर, तो बी का जो है टेस्ला जिसको बोलते थे वो ये है। ठीक है, ठीक है, तो फ्लक्स हो जाएगा, इसकी यूनिट अगर देखें तो न्यूटन एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, है ना, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ठीक है, न्यूटन हो गया MLT-2, है ना, MLT-2 इंटू L अपॉन A, तो ये हो गया ML2T-2 A-1, ML2T-2 A-1, ML2T-2 A-1। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 सेकंड पे, ये हो गया आपका 2 सेकंड। 2 सेकंड पे कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, एक्सेलरेशन हमेशा किधर होता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, नाउ एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, चूँकि माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू, नाउ इसका जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो टाइम पीरियड इसका हो गया 4 सेकंड, तो ओमेगा होता है 2π/t, टी हो गया 4 का होल स्क्वायर माइनस इंटू ए हो गया +2, ये एम्पलीट्यूड है 2, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो -2 से ये काट देंगे, -π² ये 2 4 हो जाएगा, ये 2, तो आंसर -π²/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर पूछा था अपने से, यहाँ पर पूछा था अपने से, है ना, त्वरण 2 सेकंड पे, ये 2 सेकंड है, तो
ये यहाँ पर जो होगा ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब है ना, यहाँ पर जो त्वरण होगा वो अधिकतम होगा। समझ में ही बात क्या, यहाँ त्वरण अधिकतम होगा। अधिकतम त्वरण का सूत्र निकाल दिया, ए जो है आयाम है वो दे रखा 2 मीटर, ठीक है, सूत्र लगा दिया, ओमेगा निकाल लिया, टाइम पीरियड, ये यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक चक्र पूरा हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो समय है 4 सेकंड, ये आवर्तकाल है, ठीक है। 200 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड to raise the temperature of 2 mole of ideal gas at constant pressure from 15 degree centigrade to 25 degree centigrade. The amount of heat required to raise the temperature of the gas through the same range at constant volume. 2 मोल आदर्श गैस का तापमान 15 से 25 तक बढ़ाने के लिए नियत दाब पर 200 जूल उष्मा की आवश्यकता होती है। Q इज इक्वल टू म्यू सी पी डेल्टा टी, ठीक है, म्यू सी पी डेल्टा टी। तो Q कितनी है, 200 इज इक्वल टू 2 मोल, Cp टेम्परेचर चेंज कितना हो गया 10, तो Cp बिकम्स 10, Cp की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, ये Cp आ गई, ठीक है। नाउ मुझे क्या बोला है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर ऑफ द गैस थ्रू द सेम रेंज, मुझे इतने टेम्परेचर रेंज के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे अब तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो हीट रिक्वायर्ड इज क्यू डैश म्यू सी वी डेल्टा टी, तो ये हो गया म्यू 2 मोल, है ना। नाउ वी नो दैट सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ठीक है, ये 10 है माइनस आर 8.314 इज इक्वल टू सी वी, इसको माइनस कर लेते हैं, तो 10 और 0.000 8.314, 10 में से 4 गई 6, 9 में से 1 गई 8, है ना, 9 में से 3 गई 6, ठीक है, 9 में से 8 गई 1, तो ये आपका आ गया CV की वैल्यू, ये आ गई आपकी CV। तो यहाँ पर अपन CV पुट कर देंगे 1 पॉइंट, है ना, 1.686 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 10, तो ये लगभग 32, 16 और 32 तो 33 आ जाएगा, ठीक है। ये 16 हो गया, 16 दूना 32, और 32 से थोड़ा ज़्यादा क्योंकि 86 भी वहाँ पर, तो 33 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया यहाँ पर अपने को, है ना, अपने को नियत दाब पे ऊष्मा दे रखी थी और नियत आयतन पे कितनी ऊष्मा लगेगी पूछी थी, तो हमने Cp निकाल लिया यहाँ से, और Cp माइनस Cv से इक्वल टू R से हमने Cv निकाल लिया, यहाँ Cv रखा, आंसर आ गया, ठीक है। In the figure given below, water refractant index 4/3 is filled in the space between the two equiconvex lens, है ना, ठीक है। each of focal length 20 सेंटीमीटर, the focal length of the combination, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने, पानी भर दिया बीच की जगह पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, तो 1/f1, मुझे F1 और F3 तो पता है, फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है, मैं F2 निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो F1 है इसको अपन देखते हैं, तो F1 के अंदर अगर मैं देखूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का, लेंस मेकर फॉर्मूला में म्यू रिलेटिव -1 1/R1 1/R1 माइनस 1/R2 होता है, तो म्यू रिलेटिव यहाँ पर तो 1.5 -1, ठीक है, 1/R माइनस माइनस प्लस 1/R, तो 1/F1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/R, तो F1 जो हो गया वो R हो गया, F1 जो हो गया वो R हो गया, और R कितना है 20, तो R हो गया, सॉरी फोकल लेंथ कितनी 20, तो R कितना हो गया आपका 20। ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझको F3 जब निकालूंगा मैं 1/F3, ठीक है, सॉरी F2 जब निकालूंगा मैं, तो F2 में ज़रूरत पड़ेगी मेरे को R की, F2 इज इक्वल टू 4/3 -1 म्यू -1 अपॉन, है ना, 1/R1 माइनस R, ठीक है, माइनस R, क्योंकि इधर प्लस लेते हैं, फॉर्मूले का माइनस है, 1/F2 इज इक्वल टू 4/3, ये हो गया 1/3, है ना, इंटू -2/R, R इज 20, ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन +20 -1/30 प्लस 1/20 1/F 1/20 1/20 2/20 1/10 1/10 -1/13 1/F बराबर LCM इज 30
3 माइनस 2 एफ इज इक्वल टू एक सेकेंड ये गलत लिख दिया। यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 30, 3 माइनस 1 तो एफ इज इक्वल टू 30/2, आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या करा? लेंस मेकर सूत्र लगा दिया, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को ये इक्वी कॉन्वेक्स है तो ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, तो इसकी मदद से मैंने पहले आर निकाल लिया, क्योंकि इसके आर आएंगे तभी तो मैं इसकी फोकल लेंथ निकाल पाऊंगा। तो इसकी फोकल लेंथ पता थी तो मैंने ये आर की वैल्यू निकाल ली और आर की वैल्यू को यहाँ यूज़ करके इसकी फोकल लेंथ निकाली और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर लिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन पी। अपने को पी के अंदर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि दी, एबीसी के अंदर त्रुटि वहाँ पर परसेंटेज एरर दी हुई है ना, प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, ठीक है। तो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू 1%, 2% इंटू 2 तो 4% हो जाएगा। 2% इंटू 2 तो कितना होगा 4% प्लस 3%। तो डेल्टा पी बाई पी में परसेंटेज में अगर देखें तो कितना होगा 4, 5 और 8%। ये आंसर आ गया। Ratio of radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the ratio of radius of gyration of solid cylinder of same mass and radius। ठीक है ना, यहाँ पर m द्रव्यमान और r त्रिज्या के एक तो गोला है, ठीक है, क्या है बेटा, एक गोला है, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या है, बेलन है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट क्या बताना है, दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन के रेशियो बताना है, घूर्णन त्रिज्या के अनुपात बताना है। तो इसकी घूर्णन त्रिज्या कितनी हो जाएगी, √2/5 इंटू आर हो जाएगी। और यह एक प्रकार से क्या बन जाएगा, यह एक प्रकार से क्या है, एक डिस्क है, ठीक है। तो इसकी घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी कितनी, कैसे निकालते हैं, ये आई क्या होता है, mr²/2 हो जाएगा, इसको हम mk² रख देंगे, m से m कट जाएगा तो k बराबर r/√2 हो जाएगा। तो ये हो गया r/√2। इसको सिलेंडर के लिए c लिख देते हैं, स्फीयर के लिए s लिख देते हैं, दोनों का अनुपात निकालना है, सिलेंडर रेशियो निकालना है ना, स्फीयर और सिलेंडर का। तो r√2/5 है ना, डिवाइड में मतलब उसका रेसिप्रोकल करके रख दूँ यहाँ पर, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √2/r, r से r कट गया, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, नीचे √5 हो जाएगा, तो इट इज़ 2:√5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी स्टेट बोल दिया यहाँ पर, प्रश्न देखते हैं सही ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या बोल दिया, स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था के अंदर ये जो प्रेरक कुंडली है, यानी कि ये जो इंडक्टर है, एक क्लोज वायर की तरह काम करेगा, एक बंद तार की तरह काम करेगा, जिसका प्रतिरोध शून्य रहेगा, जीरो वायर रेजिस्टेंस, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये आपको हट जाएगा, तो यहाँ से जो धारा जाएगी वो यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर धारा का प्रवाह होगा वो I इज इक्वल टू V/R यानी कि 1/2 एम्पियर हो जाएगा। तो एनर्जी निकालनी मेरे को ½ Li² एनर्जी होती है, ठीक है। और ये दे रखा, ये कितना दे रखा, 3 दे रखा है, और ये 1/4 हो जाएगा, तो क्या 3/8 जूल एनर्जी आ जाएगी क्या, ठीक है, 3/8 जूल ऊर्जा आ जाएगी, इतनी ऊर्जा संचित होगी इंडक्टर में। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ए बी के सापेक्ष, ए बी के अक्रॉस, ठीक है ना, तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर ले, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। इसको नाम दे देंगे सी सी सी, ठीक है ना, इसको नाम दे देंगे बी, ये तो बी बी और बी है, तो है ना, ये बी है तो ये भी होगा, और इसको आप लक्ष्य नाम दे दो डी। तो अपने पास अगर देखें तो ए है, बीच में सी है, सी के बीच में डी है, और डी के बाद नीचे बी है। तो आप D से B में देखेंगे 2 है यहाँ पर, तो D से B में 2 बना देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल। जो पहले भी हमको डायरेक्टली दिख रहे थे, तो ये 6 माइक्रोफेराड का है, ये 6 माइक्रोफेराड का है, ठीक है। A से C के अंदर अपने पास 5 माइक्रोफेराड का है, ठीक है। C से D में हमारे पास 6 माइक्रोफेराड का है, ठीक है, 6 माइक्रोफेराड का है। और एक है C से ये B, एक डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का है, ये कितना है, ये भी 6 माइक्रोफेराड का है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6 और 6,
6 और 6 पैरेलल में यहाँ पर 12 हो जाएंगे। ठीक है, 12 और 6 अब जो है सीरीज़ है, ये क्या है, सीरीज़ है। तो 12 और 6 सीरीज़ में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये 3 हो गया। तो ये 4 माइक्रोफराड हो गए। 4 और 6 पैरेलल में है ना, ये आप देख रहे हैं ये 12 है, 12 और 6 C1 C2 अपन C1 से 4 हो गए, 4 और 6 10 हो जाएंगे। तो ये पूरा जो मामला हो गया आपका 10 माइक्रोफेराड का हो गया। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालेंगे ए बी के अक्रॉस, तो आप देखेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो योर आंसर इज 10/3 माइक्रोफेराड, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2%, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन इट्स टाइम पीरियड, है ना। लंबाई के अंदर 2% त्रुटि है, तो आवर्तकाल में कितनी होगी, तो इट इज़ 2π√L/g। तो ठीक है, डेल्टा T/T इज इक्वल टू 1/2, है ना, डेल्टा L/L। ठीक है, तो लंबाई में 2% है, तो 1/2 इंटू 2%, तो इसमें 1% यानी कि 1% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मेटलिक स्फीयर मतलब कैसा हो गया, कंडक्टिंग हो गया। तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल है ना, धात्विक मतलब कैसा हो गया, ये चालक हो गया। तो चालक के अंदर विभव नियत रहता है, तो विभव नियत रहेगा, और भार जो विभव रहता है चालक के भार r दूरी पे, वह रहता है KQ/r। तो भार r बढ़ेगा तो v घटेगा, तो यह डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नियत रहता है, और पूरे आयतन में नियत रहता है, और किसके बराबर रहता है, सतह के यानी कि सरफेस के बराबर रहता है, और वह इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो सेंटर्स लगाकर यहाँ तक पूरा की पूरा KQ/R होगा। ये हो गया KQ/R। कांस्टेंट भार की ओर घटेगा, इनवर्स रिलेशन विथ आर आउटसाइड के लिए बात करें तो। ठीक, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ, एक पर्सन स्टैंड कर रहा है 25 मीटर की हाइट पे, है ना। ही प्रोजेक्ट्स ए स्मॉल स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, 25 मीटर की ऊंचाई की बिल्डिंग पे एक टावर पे खड़े रह के आदमी ऊपर एक पत्थर फेंक रहा है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। किस स्पीड से स्टोन यहाँ पर, है ना, टकराएगा। तो यहाँ पे जो टकराएगा, यहाँ पर जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होती है हर एक को पता है, वो ये होती है। ठीक है, तो यह हो जाएगी कितनी, है ना, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 10 इंटू, यहाँ पे से मैग्नीट्यूड रखना है ना, है ना, और एच कितना है 25, तो ये हो गया 400, ये हो गया 500, 900, तो 30 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। 30 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। पावर फैक्टर बताना है, cos फाई इज इक्वल टू R/Z होता है। Z निकालना है, Z निकालने के लिए मुझे XL निकालना पड़ेगा। XL होता है ω/L, ओमेगा कितना है 100, L कितना है 0.5, तो कितना हो गया 50 ओम हो गया। मुझे XC निकालना पड़ेगा, है ना, मुझे शक्ति गुणांक निकालना है। ठीक है, R/Z होता है, क्या होता है R/Z, क्या होता है R/Z। अभी R तो मुझे पता है, मुझे Z निकालना है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या R/Z। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/ω/C। 1/ω कितना है 100 है, C कितना है 100 माइक्रो है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ ऊपर चल जाएगा, तो उसको 1000 × 1000 लिख दूँ क्या, 10⁻⁻⁶ ऊपर जाके, तो है ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो कितना हो गया 100 ओम हो गया। कितना हो गया 100 ओम। अगर मैं Z निकालता हूँ तो Z होता है √XC-XL, XC-XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये 100 है, ये 50 है, तो कितना हो गया 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो ये हो गया 50√2 ओम। ये आपका इम्पिडेंस आ गया, है ना। ठीक है, Z की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, ठीक है, ऐसा इम्पिडेंस त्रिभुज होता था, ये होता था आपका Z, ये होता था आपका R, ये होता था XC-XL या XL-XC। ठीक है ना, तो अपने को अब ये आ गया। अब मुझे R पता है, cos फाई में 50, ये ना 50 R, और ये 50√2, तो ये आ गया आपका 1/√2 यूनिट लेस क्वांटिटी, 1/√2 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
मेरे को बोला इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, ताक्षणिक शक्ति निकालना है। मेरे को क्या दिया, वेग और बल दिया हुआ है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी पावर आ जाएगी। ये हो गया 10 माइनस 15 प्लस 40, 40 50 35 वॉट, ये आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 220 121 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए सेकेंडरी। सेकेंडरी में मतलब इस सेकेंडरी में मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में लगा हुआ है। द्वितीयक कुंडली में लगा मतलब पावर आउटपुट जो है वो है 121 वॉट, पावर आउटपुट है। नाउ पावर इनपुट क्या होती है, वीपी आईपी। ठीक है, तो वीपी अपने को दे रखा है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली में अपने को दे रखा है 440। तो पावर इनपुट इज इक्वल टू 440 इंटू आई पी, और इन दोनों का अनुपात जो एफिशिएंसी होता है, इन दोनों का रेशियो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। पावर आउटपुट कितना है 121 और ये कितना है 440 इंटू आई पी। इफिशियंसी कितना है 80%, 0.8। ठीक है, तो आई पी कितना हो जाएगा 121 अपॉन 440 इंटू 0.8, इसकी जीरो ऊपर चल जाएगी। 121 गुना 10 बटे में 440 इंटू 8, ये जीरो से जीरो कट गया। 11 से काटेंगे 11 बार, 11 से काटेंगे 4 बार, 11 बटा 8 चौक 32, लगभग 33 अगर मानता हूँ इसको तो लगभग 1/3, तो लगभग 0.33 आंसर आना चाहिए एम्पियर। तो हल्का सा ज़्यादा आ जाएगा, तो 0.34 विल बी द राइट आंसर। मैंने कुछ नहीं किया, 11/32 को 11/33 मान के 1/3 ले लिया, 1/3 इज 0.33, तो 0.34 आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखेंगे। टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -33 एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बिकम 3 टाइम्स। -30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, किस तापमान पे आरएमएस यानी कि वर्गमत मूल वेग जो चाल है वो 3 गुना हो जाएगी। तो वी आरएमएस इज इक्वल टू होता है √ऑफ 3RT/MW। तो वी आरएमएस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वी आरएमएस 2 बाई वी आरएमएस 1 इज इक्वल टू T2/T1। यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो ये दे रखा है 3, ये हो गया 3 इंटू वी आरएमएस 1, तो वी आरएमएस 1 वी आरएमएस कट गया, क्या हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इज इक्वल टू T2/T1। T1 हो गया आपका -33 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दो, तो ये आ गया 240 केल्विन, तो 240। T2 बराबर 2160 केल्विन में से 273 घटा दो, 273 घटाओगे ना तो 1887 आ जाएगा। ठीक है, देखो 273 घटाओगे तो ज़्यादा तो आएगा नहीं, ये कि ये तो रहेगा नहीं, ज़्यादा आएगा नहीं, कम ही आएगा, ये एक आंसर है, उसमें क्या सॉल्व करना है। ठीक है, चलो डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना 3/2 इज डिप्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। अगर मैं एयर के अंदर बात करूं तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 3/2 - 1 है ना, 1/r1 - 1/r2। ये एयर में बात करूं, अब उसको लिक्विड में यानी कि पानी में डुबा दिया, तो फोकल लेंथ इन वाटर में अगर बात करूं, फोकल लेंथ इन वाटर में अगर बात करूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका है ना वाटर से है ना ग्लास में रह जाएगी। ठीक है, -1/1/r1 - 1/r2। तो आप यहाँ पे देखेंगे फोकल लेंथ इन वाटर, वैसे तो अपने को थ्योरी पता है इसकी, मैं डिराइव कर देता हूँ, μg/μw -1 1/r1 - 1/r2। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो नंबर है, पहले यहाँ पर सिर्फ μg है, यहाँ पे क्या है सिर्फ 3/2 है, अब 3/2/μw, तो ये नंबर थोड़ा सा क्या हो गया कम हो गया। तो ये नंबर अगर कम हो गया तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो गया कम, ये ओवरऑल कम हो गया, तो फोकल लेंथ इन वाटर क्या हो गई बढ़ गई, फोकल लेंथ बढ़ गई। तो ये बोल रहा फोकल लेंथ इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, फोकल लेंथ भैया इंक्रीज होती है। आप यहाँ पे देखें, आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि किसी भी लेंस को अगर एयर में है तो उसकी फोकल लेंथ जो भी है वो है एफ है मान लो। ठीक है, अगर उसको अगर उसका पावर पी है, ठीक है, अगर उसको ऐसे मीडियम में रखा जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो उसका जो कन्वर्जिंग नेचर है वो लेस कन्वर्जिंग हो जाएगा, और डाइवर्जिंग नेचर है वो लेस डाइवर्जिंग हो जाएगा, यानी कि पावर कम हो जाएगा। पावर कम होना यानी कि फोकल लेंथ बढ़नी है। फिर आपने ये भी देखा था कि अगर लेंस को ऐसे मीडियम में रखे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लेंस से, तो नेचर चेंज हो जाएगा, कन्वर्जिंग बिकम्स डाइवर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिकम्स कन्वर्जिंग। और अगर अभी भी एयर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज़्यादा है ही, और ऐसे मीडियम में रखा
रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेंस से, तब लेंस का पावर कम हो जाएगा, कॉन्वर्जिंग बिकम्स लेस कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिकम्स लेस डाइवर्जिंग, यानी पावर कम होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। ये आपने थ्योरी पढ़ी भी है, तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। और ये बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज़्यादा होता है, गलत बात है ये तो इसमें ए ट्रू हो जाएगा और आर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें भी तो आप देखेंगे ये नंबर कम क्यों हो रहा है, समझ में आ जाएगा आपको, सॉल्व भी कर लेंगे तो। अगर 4/3 वाटर का लेंगे तो आपको समझ में आएगा ये नंबर कम हो गया। ठीक है, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का आधा वो चलता है 10 मीटर पर सेकंड से, और टोटल डिस्टेंस का आधा चलता है 20 मीटर पर सेकंड से। तो आपको औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल जब दूरी बराबर होती है तो औसत चाल हो जाएगी आपकी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आपने देखा था फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये होता है एन अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस प्लस 1/vn। तो एन की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 10 गुना 20 बटे में 30। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विथ हाफ ऑफ द एस्केप स्पीड, है ना, पलायन चाल की आधी चाल से उसको प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो है ना, अर्थ की त्रिज्या दे रखी है अपने को, रेडियस दे रखा आर, देन मैक्सिमम हाइट अटेन अबव द अर्थ सरफेस। तो इसमें वेलोसिटी एच हाइट तक पहुंचाने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh 1 + h/r। ठीक है, तो कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं अपन, कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं कि एच हाइट है ना अपने को निकालना है, तो स्पीड से फेंक रहे हैं अपन, है ना। अब इसके भी स्पीड अर्थ सरफेस पे कितनी होती है √2gr, आपको सबको पता है। ठीक है, वैसे तो √gm/r होती है, तो अपन उसको r के फॉर्म में लिख देते हैं, √2gm/r का मल्टीप्लाई r का डिवाइड करके इसको g लिख दिया, तो इट इज़ √2gr। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2gr, ये इसके भी स्पीड है, उसकी आधी स्पीड है, इज इक्वल टू √2gh 1 + h/r। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो इट इज़ 2gr/4 इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 + h/r। ये 2g से 2g को उड़ा दिया। ठीक है, ये पूरा वहाँ चले गया, ये पूरा वहाँ चले गया, 4 यहाँ आ गया, ये पूरा वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा r प्लस r से r कट गया, h इज इक्वल टू 4h, r इज इक्वल टू 3h, h इज इक्वल टू r/3। दिस इज अ हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये आंसर आ गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इफ द स्क्रू ऑन ए स्क्रू गेज इज गिवन 4 रोटेशन, स्क्रू गेज के स्क्रू को 4 घुमाव दिए जाते हैं और यह मुख्य पैमाने पे 2 mm तक खिसक जाता है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे 4 रोटेशन दे रहे हैं, 4 बार घुमा रहे हैं, है ना, 4 रोटेशंस बना रहे हैं, तो वो कितना mm आगे बढ़ा, 2 mm आगे बढ़ा। तो एक रोटेशन में जितना आगे बढ़ता है उसको पिच बोलते हैं। तो एक रोटेशन में 2/4 mm यानी कि 1/2 mm यानी कि 0.5 mm क्या हो गई आपकी पीच हो गई, इसको बोलेंगे आप पीच। ये पीच की डेफिनेशन है। ठीक है, और अपने को निकालना है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो जो पिच है वो 0.5 है, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने 100 है, तो 0.005 mm इज द पिच। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ अ सोप बबल, 2 से 4 सेंटीमीटर करना है। क्या करना है अपने को, एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 2 से 4 सेंटीमीटर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, है ना, तो द वर्क इज नथिंग बट T डेल्टा है। ठीक है, तो वर्क इज नथिंग बट T कितना है 0.035 इंटू तो 2 सरफेस है साबुन की बुलबुले की 2 इंटू 4π, फाइनल रेडियस का स्क्वायर 16 माइनस इनिशियल रेडियस का स्क्वायर 4 इंटू सेंटीमीटर में तो -4 है ना, तो इतने जूल ऊर्जा लगेगी। समझ गए क्या। तो वर्क इज इक्वल टू पॉइंट, इसको क्या 35/1000 लिख दूँ, 35/1000 लिख देंगे। ये हो गया 8, ये हो गया 22/7, ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको काट दिया मैंने कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो गया 8 × 5 = 40। ठीक है ना, तो 40 इंटू, है ना, 40 इंटू 22 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻7 जूल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 × 36 12 × 48, तो ये हो गया 480, तो 48 इंटू 22, तो ये हो गया कितना
96 6 6 9 और 6 15 हासिल आया 1 10 480 था तो एक जीरो और बढ़ा दो, ठीक है। तो -7 है। तो अगर मैं 3 डेसिमल आगे बढ़ाता हूँ तो ये हो कितना रहा है 10 5 6 0 10⁻⁻7। तो 3 डेसिमल आगे बढ़ा देंगे तो 10.560 इंटू 10⁻⁻4 जूल, 10.6 जैसा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। नियरली खुद नहीं बोला है तो अपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया, ये आंसर आ गया। द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट 4 एम्पियर है। संधारित्र के समांतर प्लेटों के बीच ताक्षणिक विस्थापन धारा 4 एम्पियर है ना, 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है। तो आपको पता है कि जो कंडक्शन करंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है और वह होता है dq/dt, और यह होता है C कांस्टेंट dV/dt। तो धारा दे रखी 4, C दे रखा 2 माइक्रोफेराड, dV/dt निकालना है। ये कट गया 2, नीचे जाके ऊपर जाके -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका वोल्ट पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका dV/dt, ये आपका dV/dt। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। θ1, θ2, θ3 आर द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस फॉर रेड, वायलेट एंड येलो, है ना। क्रांतिक कोण दिए हुए हैं अपने को, तो कौन ज़्यादा कम बताना अपने को। हम जानते हैं sin थीटा c इज इक्वल टू 1/μ एंड वी नो दैट म्यू इज इनवर्सली रिलेटेड विथ लेमडा, तो 1/μ इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। हमको पता है वीबग्योर, इधर लेमडा बढ़ता है तो लेमडा बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो आपका आईसी भी बढ़ेगा। तो लेमडा रेड का, तो रेड सबसे रेड, तो θ1 सबसे ज़्यादा, फिर ज़्यादा कौन है येलो, येलो θ3, फिर सबसे कम कौन है वायलेट θ2, वेवलेंथ कम तो ये वायलेट का 2, ये आंसर आ जाएगा। समझे आप क्या हो गया, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का आईसी ज़्यादा होगा, फिर कम वेवलेंथ का थोड़ा कम होगा, और कम वेवलेंथ का और कम होगा, तो रेड येलो और वायलेट, तो रेड येलो वायलेट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एट एन एंगल 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म फील्ड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी माइनस चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 4। देखो एक द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है अपने को, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा दे रखी है। स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है, -PE cos थीटा होती है, -PE cos थीटा होती है। तो ये कितनी दे रखी, -4 जूल, ठीक है। माइनस पी होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, 4 × 10⁻³ इंटू डिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 × 10⁵ सब ऐसा यूनिट के अंदर चल रहा है। cos 60 डिग्री यही एंगल होता है, हाँ यही एंगल होता है। cos 60 1/2, 2 से 2 को उड़ा दिया, ठीक है, माइनस से माइनस को उड़ा दिया, 4 से 4 को उड़ा दिया, तो d इज इक्वल टू ये 10⁻² है, नीचे जाके 10⁻² हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया मीटर में, तो ये हो गया 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। कुछ नहीं करा, देखो 4 से 4 काट दिया, माइनस से माइनस काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 5 में से 3 गई, 2 बचे, 10⁻² इधर डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से 100 कट गया, 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। इन एन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द बार्मर, है ना, बार्मर सीरीज, ठीक है, इस लेमडा देन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्शियन सीरीज इज, ठीक है। तो आपको पता है 1/λ इज इक्वल टू r, है ना, हाइड्रोजन दिया तो z² तो 1 हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो 1/n छोटे का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अपने को लार्जेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी गैप कम, एनर्जी गैप मतलब बार्मर के पे आना है 2 पे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/n छोटे का स्क्वायर
-1/n बड़े का स्क्वायर। ठीक है, तो वही करा मैंने। एनर्जी की अब कम रखी क्योंकि मुझे लेमडा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो है ना, तो 1/λ इज इक्वल टू आर, ये हो जाएगा 9 -4 9 × 4, तो ये हो जाएगा 36/5 लेमडा इज इक्वल टू आर। अब बोल रहा है क्या मेरे को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी गैप मेरे को क्या रखना है, ज़्यादा, तो इन्फाइनाइट से 3 पे आ जाएगा। तो 1/λ पास्शन के लिए आर 1/ छोटे का स्क्वायर -1/ बड़े का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 0। 1/λ इज इक्वल टू आर 36/5 लेमडा इंटू 1/9, तो इट इज़ 4/5 लेमडा। उल्टा कर देंगे, लेमडा डेस इज इक्वल टू 5 λ/4 विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? जब भी स्ट्रेचिंग एंड रिमोल्डिंग करते हैं, अपन खींच के तार को अगर बड़ा कर रहे हैं तो उसका आयतन नियत रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा। वहाँ पर हम बोलते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है, अगर अपन लेंथ को खींच के N गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस N स्क्वायर गुना बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है। ठीक है, a parallel plate capacitor as a capacitance C, a thick conducting plate is introduced parallelly between them, then the net capacitance of combination। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C है, यदि उसके प्लेटों के बीच में एक मोटी चालक पट्टिका डाल दी जाए तो नए संयोजन की धारिता होगी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अपन ने मान लो T थिकनेस की एक अपन ने स्लेब रख दी, लेकिन स्लेब कैसी कंडक्टिंग, तो उसका K इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस होता है C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K होता है, जबकि K इन्फाइनाइट, तो ये 0 हो गया। तो पहले जो था वो क्या था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D था। अब आपकी डिस्टेंस क्या हो गई है, D माइनस T, मतलब डिस्टेंस आपकी कम हो रही है, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ग्रेटर देन C से अधिक हो जाएगी। ठीक, इनिशियली 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF E। 5 रेजिस्टेंस है, सबका रेजिस्टेंस आर है, 5 प्रतिरोध है प्रारंभिक में, विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध आर की एक बैटरी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 रेजिस्टेंस भी है, तो 5R हो गया क्या, और एक बैटरी से जुड़े हुए हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध भी R है। ठीक है, तो पावर कंजप्शन कितने गुना हो जाएगा, तो पावर कंजप्शन इनिशियल में कितना था, तो पावर कंजप्शन क्या होता है, I2R होता है। तो इनिशियल में पावर कंजप्शन कितना है वो देख लेते हैं, तो करंट निकालेंगे, तो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू E/6R, तो ये हो जाएगा E²/36R² इंटू, है ना, एक्रॉस किसके बोला है, पावर कंजप्शन एक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल रजिस्टर। तो एक्सटर्नल रजिस्टर R नहीं है, कितना है 5R है, ये एक्सटर्नल लिख देना यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 5E²/36R, ये इनिशियली पावर कंजप्शन है अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर्स। अब एक्सटर्नल रजिस्टर्स को अपन ने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, है ना, क्या कर दिया बोला है यहाँ पर देखो, नाउ दिस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, समांतर में नहीं करते हुए अब इनको हाँ समांतर में कर दिया, पहले श्रृंखला में किया था, है ना। ठीक है ना, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो अब वो पैरेलल होके वो R 5 रजिस्टर्स के R/5 हो जाएंगे, R/5 हो जाएंगे। अब एक बैटरी है, वही वाली बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, तो इसमें जो धारा का मान हो जाएगा इस बार क्या हो जाएगा E/R + R/5, तो धारा चेंज हो गई 5E/6R। अरे बोला आया समझ में। तो अब जो पावर कंजप्शन फाइनली में होगा वह हो जाएगा 25E²/36R इंटू लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस इस बार R/5 है, तो ये हो जाएगा 5E²/36R। तो पहले जो आ रहा था वही आ रहा है अभी भी, तो वो यथावत रहेगा, रिमेन सेम। ठीक है, बाद में और पहले, तो इन्होंने बोला पावर कंजप्शन अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल रजिस्टर विल बिकम, पहले भी जो था बाद में भी वही है, तो आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक with a velocity 80 मीटर पर सेकेंड
bullet travels a 16 meter distance, the velocity of block becomes 40 मीटर पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑन द बुलेट। एक है ना, एक गोली है बंदूक की जो कि 80 मीटर पर चाक से दागी जाती है। जब गोली ब्लॉक के अंदर 16 मीटर की दूरी तय करती है, अंदर धंस जाती है, तो उसकी चाल घट के कितनी हो जाती है, 40 रह जाती है। तो त्वरण बताना, वैसे तो मंदा नहीं है, नेगेटिव दे रखा त्वरण में, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 80 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2a इंटू कितना हो गया ये 16, तो 32a माइनस का 80 का स्क्वायर, है ना, तो 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 1600, ठीक है, तो ये 16 जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1400 जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4800, 4800, ठीक है, 4800 बाई 32 नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, 16 से काटेंगे, ठीक है, 16 दूना 32, 16 48, माइनस 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द आंसर। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू एनी क्लोज सरफेस कैन बी, ठीक है, इट कैन बी जीरो, यस इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, है ना। किसी भी बंद सतह से अगर मैं देखूँ तो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव तो नेगेटिव फ्लक्स भी होता है, ठीक है, और अगर डायपोल रख देंगे तो जीरो भी होता है। समझ में ये बात क्या, ये क्लोज सरफेस में प्लस क्यों रखेंगे, क्लोज सरफेस में माइनस क्यों रखेंगे, या क्लोज सरफेस में प्लस माइनस दोनों रख देंगे, तो यहाँ से, है ना, नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक। Two deuterons undergo a nuclear fusion to form a of helium nucleus of helium. The energy is released in this process is, energy release मतलब डेल्टा क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, डेल्टा क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ फॉर ड्यूट्रॉन इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज, नाउ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, क्या उसकी वैल्यू हमको पता है ना, तो हमको पता है द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज पॉजिटिव प्लस 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मेरे को निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मतलब मेरे को इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में बाइंडिंग एनर्जी, और हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है 1.1, तो यहाँ पर कितने, दोनों में सेम सेम है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 न्यूक्लियन है तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। समझ गए क्या, बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियन की है ये 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 दूना 4, तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी जो प्रोडक्ट मतलब आपके हीलियम न्यूक्लियस की आएगी वो आएगी 23.6 प्लस 4.4, ठीक है, तो 23.6 प्लस 4.4, 6 4 10 1 8 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द आंसर, ठीक है। इन वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 8 स्मॉलेस्ट, 10 छोटे विभाजन मुख्य पैमाने के 8 सब छोटे विभाजनों के बराबर है। यदि मुख्य पैमाने का सबसे छोटा विभाजन 1 mm है, यानी कि मुख्य अक्ष, तो ये आपका हो गया 1 MSD, 1 MSD, तो लिस्ट काउंट होता है 1 MSD, 1 MSD ब्रैकेट में 1 माइनस m/n, ठीक है, 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm इंटू 1 माइनस, ठीक है, 8/10, ठीक है, है ना, मेन स्केल डिवीजन, है ना, और वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल वर्नियर स्केल, ठीक है, 1 mm इंटू 10 में से 2, 2/10, ठीक है, तो इट इज 0.2 mm, 0.2 mm इज अ राइट आंसर, ठीक है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, आपको पता होगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होती है ना, टोटल एनर्जी होती है वो तो, है ना। अगर वो नेगेटिव सिंबल नहीं भी दिख रहा था, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n बराबर 4, n बराबर 4 पे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। मुझे पता है टोटल एनर्जी n बराबर 4 पे होती है -0.8 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना, टोटल एनर्जी। और मुझे पता है रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन है ये वाला। तो अपन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इट इज़ 2 इंटू माइनस ऑफ 0.85, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी फोर्थ एक्साइटेड मतलब थर्ड एक्साइटेड मतलब n बराबर 4 की -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर?